हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 23, जो आपके चैप्टर 5वां हिस्ट्री का चैप्टर है, जब जनता बगावत करती है 1857 में, उसके बाद की घटनाएं पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि कैसे जब सैनिकों को ऐसी राइफल दी जाती है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी चढ़ी होती है, तो सैनिक इसको अपने मतलब धर्म से जोड़कर देखते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे मतलब भारतीय हिंदू और मुस्लिम सैनिक क्या सोच रहे थे कि अंग्रेज ऐसा करके गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस उनसे चलवाकर उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। और सिपाहियों का साथ देने के लिए दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर और सारे किसान जमींदार हर एरिया से लोग सैनिकों का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, राजे नवाब सब। आगे पढ़ते हैं। कम पहले तो पूरे भारत के लोग आगे उनसे लड़ने के लिए अंग्रेजों के, तो अब अंग्रेजों ने देखते हैं फिर क्या किया। कंपनी का पलटवार, विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मतलब पूरा भारत अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था, लेकिन अंग्रेज नहीं डरे और ना ही उन्होंने हिम्मत छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। कंपनी यानी कि अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने जाते थे अंग्रेज, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी भारतीय लोगों को कुचलने के लिए। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, मतलब भारतीय सैनिक उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड से सैनिक मंगवा लिए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए। मतलब जो लोग अंग्रेज अपने मतलब ये सोचते थे कि हम ही अब तो भारत के मालिक हैं, तो विद्रोह जो लोगों ने उनका अंग्रेजों का विरोध किया था उनको सजा देने के लिए भी अंग्रेजों ने कानून बना लिए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ ये मुख्य केंद्र थे विद्रोह के, वहां पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। सितंबर 1857 में, ये मई में हुई थी बगावत, और 4-5 महीनों में अंग्रेजों ने मतलब इंग्लैंड से फौजी मंगवा कर जो लोग उनका विरोध कर रहे थे सैनिक, उनके ऊपर उनको सजा देने के लिए कानून बनाकर, और जिस जिस जैसे लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बैरकपुर वगैरह जो मुख्य केंद्र थे वहां पर धावा बोलकर इन्होंने अंग्रेजों ने सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा कब्जे में ले ली। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर भी मुकदमा चला दिया। जो अंतिम मुगल बादशाह ने सैनिकों का साथ दिया था उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी, यानी कि उनको उम्र कैद सुना दी। बहादुर शाह जफर को, उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जो दिल्ली के बादशाह थे, मुगल बादशाह थे, जिन्होंने सैनिकों का साथ दिया था, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा चला दिया। अंग्रेजों ने उनको आजीवन कारावास, जीवन भर पूरी जिंदगी जीवन की वो दे दी, सजा सुना दी। उनके बेटों को, बहादुर शाह जफर के बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल। बेटों को तो मार ही दिया, उनकी पत्नी और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया? 1858 में रंगून जेल में भेज दिया। अक्टूबर 1858 में रंगून की जेल में भेज दिया और 1862 में यही उनकी मृत्यु हुई। मतलब 1858 में रंगून जेल में भेजे थे और 4 साल बाद उनको दोबारा सितंबर 1857 में मुगल बादशाह को उन्होंने कैद करा था, उनके बेटों को मारा था, फिर उनको मतलब उनको आजीवन कारावास दे दी, यानी कि पूरी जिंदगी की सजा सुना दी, और उनके आंखों के सामने बेटों को मारकर बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को उन्होंने रंगून की जेल में भेज दिया था 1858 अक्टूबर 1858 में। और फिर 1862 में वहीं पर रंगून जेल में ही बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। पहले दिल्ली पर कब्जा किया अक्टूबर सितंबर में,
दिसंबर 1857 में। फिर मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में, लखनऊ भी मुख्य केंद्र था, वहां पर भी कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। मतलब हमारे इंडिया के कितनी बढ़िया रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई की हम मिसाल देते हैं कि वो कितनी शक्तिशाली और बहादुर थी। तो उनको भी इन्होंने अंग्रेजों ने मारा था। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को हराकर इन्होंने मार दिया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। जितनी भी हमारी बहादुर रानियां थी उनको अंग्रेजों ने मार दिया। रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में, रानी अवंतीबाई को भी अंग्रेजों ने मारा। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। जो रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वाले तात्या टोपे थे वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, क्योंकि आदिवासी और किसान दुखी थे भारत में। तो तांतिया टोपे उनकी हेल्प करने के लिए छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया। मतलब जल्दी नहीं पकड़े गए होंगे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद मतलब उनकी मृत्यु के 1 साल बाद तांतिया टोपी को भी पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। हमारे भारत के जितने भी बहादुर लोग थे उनको किन्होंने मारा था? अंग्रेजों ने। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। मतलब अंग्रेजों ने भारतीय लोगों ने जब देखा कि बहादुर शाह जफर को भी जेल भेज दिया गया, उनके बेटों को मार दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया, अवंतीबाई को मार दिया गया और तात्या टोपे को मार दिया गया, तो फिर क्या हुआ? भारत के लोग, बाकी लोगों की भी हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ, मतलब जब देखा कि हर जो भी उनका विरोध करता था अंग्रेजों को, वो उनको मार देते थे, तो बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान, और फिर पहले तो उनको डरा के विद्रोह से हटा दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। उसके बाद अंग्रेजों ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो वफादार भूस्वामी थे, जो अंग्रेजों के वफादार लोग थे, उनके लिए इनामों का ऐलान कर दिया। विद्रोह के बाद के 7 साल, जब विद्रोह हो चुका था 1857 के बाद, विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश का बंटवारा दोबारा नियंत्रण पा लिया। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम कदम की, मतलब पहले तो वो अपनी इच्छा से राज चला रहे थे, लेकिन अब 1857 में उनको पता चल गया था कि गलत कानून बनाने के कारण लोग उनका विरोध भी कर सकते हैं। तो अब उन्होंने नीतियों में थोड़ा बदलाव किया। 1857 में लोगों ने उनका विरोध किया था, उसके 2 साल बाद उन्होंने फिर लोगों के देश के ऊपर नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब उन्होंने अपनी नीतियों में थोड़ा बहुत सुधार किया। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। पहले तो जो काम इंडिया में वो कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश संसद यानी कि इंग्लैंड की जो संसद थी उसने 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में अंग्रेज आए थे व्यापार करने के, उनके सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि इंग्लैंड की महारानी को दे दिए। 1858 में इंग्लैंड की संसद ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे वो इंग्लैंड की महारानी को दे दिए, जिनके ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त, ब्रिटिश मंत्रिमंडल यानी कि इंग्लैंड के मंत्रिमंडल के एक, जो वहां का मंत्रिमंडल था इंग्लैंड का, वहां के मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इंग्लैंड के एक मंत्री को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया।
उसे भारत के शासन को, जो इंग्लैंड से व्यक्ति आया भारत मंत्री बन के, उसको भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का, भारत से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। जो व्यक्ति इंग्लैंड से आया था भारत मंत्री बन के, जो भारत के मामलों से संबंधित जिम्मा जिसको सौंपा गया, उसको सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वाइस राय का ओहदा दिया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल पहले जिस पदवी को गवर्नर जनरल कहते थे, उसको बदल के वाइस राय रख दिया गया। उस ओहदे का नाम इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। जो पहले गवर्नर की पदवी थी, उसका नाम वाइस राय रख के उसको इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेवारी सीधे अपने हाथों में ले ली। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी उसके हाथ में थी। अब इंग्लैंड की जो सरकार थी, उसने भारत के शासन की जिम्मेवारी अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा, और इंग्लैंड की सरकार ने भारत के जितने भी राजे थे उनको ये भरोसा दिलाया कि कभी भी भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई। मतलब जैसे झांसी की रानी के साथ किया गया था कि वो अपने गोद लिए बेटे को गद्दी पर बिठाना चाहती थी तो बिठाने नहीं दिया गया था। लेकिन अब 1859 के बाद ये रूल बदल दिए गए थे कि भारत के जो राजे है वो अपने बेटों को भी जैसे भी चाहे वो अपनी जो भी रियासत है वो जिसको भी चाहे दे सकते हैं, चाहे अपने दत्तक पुत्र को, अपने गोद लिए बेटे को दें, चाहे अपने किसी अपने वंश के किसी रिश्तेदार को दें। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। लेकिन भारत के राजाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि उनकी मतलब भारतीय राजाओं की जमीन वगैरह तो नहीं छीनी जाएगी, जो जिसको वो देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन भारत के राजे अपने आप को ब्रिटेन की रानी का अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। इस तरह भारतीय जो शासक थे उनको ब्रिटिश शासन के अधीन, यानी कि भारत के राजे पहले भी राज करते थे, लेकिन अब भारत के राजे राज करेंगे, लेकिन किसकी परमिशन के साथ? इंग्लैंड की रानी की परमिशन के बाद। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने जो अंग्रेजों की सेना में पहले भारत के लोग सैनिक होते थे, तो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को बहुत सारे अंग्रेजी अफसरों को भारतीय सैनिकों ने मार दिया था। इसलिए अंग्रेजों की जो सरकार थी उसने फैसला लिया कि अंग्रेज अपनी सेना में कम भारतीय लोगों को कम भर्ती करेंगे और यूरोप के जो सिपाही हैं उनको ज़्यादा अपनी सेना में रखेंगे। यह भी तय किया गया कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि उनके साथ अवध बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों ने उनके ऊपर हमला किया था। इसलिए अंग्रेजों ने फैसला लिया कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के जो एरिया वहां से सिपाहियों को भर्ती नहीं किया जाएगा। अब जो गोरखा, सिख और पठान लोग हैं उनको अंग्रेज अपने सैनिक बनाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। जो भारत में मुसलमान लोग रहते थे उनकी जो जमीनें थी वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली थी। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, मतलब मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। मुसलमानों को अंग्रेज संदेह की दृष्टि देखते थे, मुसलमानों को वो अपना शत्रु मानते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों को ये लगता था कि जो विद्रोह हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह किया था, वो मुसलमान लोगों ने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे।
अंग्रेजों ने क्या फैसला लिया कि वो भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। भूस्वामी जो बड़े बड़े भूमियों के मालिक थे, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, उनकी रक्षा के लिए और उनकी जमीन पर उनका परमानेंट अधिकार बनाने के लिए भी अंग्रेजों ने नीतियां बनाई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। 1857 के बाद जो अंग्रेज हमें तंग कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाई कि भारत के लोग उनका विरोध ना करें और ताकि अंग्रेज भारत में आराम से रह सके भी। अगर उनको भी समझ आ गई अंग्रेजों को 1857 में, जब सिपाहियों ने अंग्रेजों बहुत सारे अंग्रेजी अफसरों को मारा, अंग्रेजों का विरोध किया, तो अंग्रेजी जो लोग थे उनको समझ आ गई कि भारत में अगर रहना है तो भारत के लोगों को खुश रखना पड़ेगा, फिर ही वो रह सकते हैं भारत में। तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया। कुचलने के लिए उन्होंने देखा कि जो मुख्य केंद्रों के जो नेता थे उनको उन्होंने मार दिया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई को, अवंतीबाई को, बहादुर शाह जफर को, उनके बेटों को। आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, स्वयं सोच कर लिखिए। आरंभिक महीनों में सफलता प्राप्त करने के बावजूद 1857, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो मुख्य नेता थे उनको मारना शुरू कर दिया था, जिसके कारण भारत के बाकी लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया था। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजों ने उनको मार दिया। विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। अंग्रेजों ने क्या करा कि भारत वो उन्होंने कहा था, ये सारे लिखने जो आपने लिखा है इसमें से जो मेन लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में शासन चला रही थी, अब वो शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। वहाँ के इंग्लैंड के मंत्रिमंडल से एक व्यक्ति भारत मंत्री बनकर आया, जिसने भारतीय मामलों को देखना था, और एक उस जो भारत का मंत्री बन के आया था उसको सलाह देने के लिए एक परिषद बनाई गई, जिसको काउंसिल कहा जाता था। गवर्नर के पद का नाम बदलकर वाइसराय रख दिया गया, और भारत में जो भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के लिए सोचा गया। इसमें से आप पांच पॉइंट याद कर लेना, जो इसमें से नीचे वाले में से। विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए वो हमने पढ़े ही हैं। अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे। अंग्रेजों ने ऐसे बदलाव इसलिए किए थे ताकि भारत के लोग उनका विरोध ना करें और अंग्रेज आराम से भारत में रहकर मतलब अपना शासन चला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो बच्चे ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगा चैप्टर। तो अगर बच्चों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।